वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शुभम यादव और आज मैं आप लोगों के साथ एक नए चैप्टर के साथ चल रहा हूं, कंपनी अकाउंट्स। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि मैं हो सकता है एनपीओ पढ़ाऊं या कंपनी अकाउंट्स पढ़ाऊं, पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन थी कि सर आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ाएं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स का भी आता है, लगभग 30 मार्क्स का आता है एग्जाम में आपका ये। और ये आपको कराना जरूरी इसलिए था क्योंकि जब तक आप कंपनी के साथ है, मतलब सॉरी, जब तक आप अकाउंटेंसी के साथ हैं तब तक कंपनी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। 12th क्लास में दो चैप्टर, मतलब दो बुक ही कह दूं, सीबीएसई वालों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए कहूं तो दो अलग अलग चैप्टर्स हो गई, यूनिट हो गई। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में कंपनी की अलग बुक है, पार्टनरशिप की अलग बुक है। मतलब आप अपने आप समझ लें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स आपका। जब तक आप अकाउंटेंसी का साथ नहीं छोड़ेंगे तब तक कंपनी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ध्यान रखें इस बात का। पार्टनरशिप और कंपनी दोनों की दोनों 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुद्दा यह है कि जो आपकी कंपनी अकाउंट्स है वो पार्टनरशिप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी जो होती है ना, पार्टनरशिप में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप किसी पर्टिकुलर लेवल तक बिजनेस कर सकते हो, लेकिन कंपनी जो होती है ना, उसके कोई रूल, मतलब रूल तो होते हैं उसके ऊपर, पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उसके होते उसके ऊपर। आप किसी भी लेवल तक जाके आप बिजनेस कर सकते हो, किसी भी लेवल तक जाकर। बस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कुछ चीजें मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, ये क्या क्या चीजें होती हैं, ये सभी चीजें आपको पता होना जरूरी है। चलिए जी, अब कंपनी होता क्या है मैंने बताया आपको। पार्टनरशिप जब मैंने पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, मैंने कहा था पार्टनरशिप का एक एक्ट होता था, कानून होता था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसी तरीके से कंपनी का भी एक एक्ट है, जिस एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। अब सर ये कंपनीज एक्ट 2013 क्या है बेटा? मैं बता दूं आपको, अगर आप सीए करते हैं तो आप कंपनीज एक्ट 2013 डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल यहां पर मेरे पास जितनी जरूरत होगी मैं उतनी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। हम करते हैं शुरुआत। मैं बताऊं बेटा, 2013 से पहले 1956 एक्ट हुआ करता था, जिसको नाम दे देते कंपनीज एक्ट 1956। और फिर उसके बाद 2013 एक्ट आया। 1956 से पहले एक और एक्ट हुआ करता था, 1913 एक्ट। 1913 एक्ट, जिसके अंदर आपकी कंपनीज के बारे में डिस्कशन था। लेकिन क्या था, आप लोगों को पता है कि आजादी आपको 1947 में मिली। आपके 1913 एक्ट जो था, कंपनीज एक्ट 1913, ये जो एक्ट था ये अंग्रेजों का बनाया हुआ एक्ट था। और भैया हमारी जब आजादी हुई देश की, तो हमारे अंदर ज्यादा दिमाग तो था नहीं भाई, गुलाम थे, गुलाम होके हम आजाद हुए, तो भैया अब क्या क्या करें। अब मुद्दा ये था, हम ये भी नहीं कह सकते थे कि कंपनीज के एक्ट के बेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना मतलब कंपनीज चला रहे हैं इंडिया के अंदर। बेइज्जती होती कि यार बताओ तुम्हारे बस की इतना भी नहीं हुआ, तो इसलिए कुछ नहीं किया, केवल इसका नाम बदल के 1956 एक्ट कर दिया, एक सिंगल रूल चेंज नहीं किया। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो कंपनीज एक्ट 1956 आपका चलता रहा और 2012 में जाकर ये एक्ट बदल गया था। मैं बता दूं आपको, 2012 में एक्ट बदल चुका था, लेकिन 2013 में कुछ रूल्स आए थे जनवरी के महीने में। मेरे सामने की ही बात है उस टाइम पर, क्योंकि कंपनी अकाउंट मुझसे अच्छी कहना नहीं चाहिए, मुझसे अच्छी कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बेटा कंपनी अकाउंट मुझे किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, कंपनी अकाउंट मैंने खुद पढ़ा था, क्योंकि मेरे सामने ही एक्ट चेंज हुआ था। मैंने 1956 एक्ट पढ़ा, और जैसे सीए के पेपर होने वाले थे मेरे, उससे एक महीने पहले हमारे पास सीए की नोटिफिकेशन आई कि आपका एक्ट बदल चुका है, आपको 2013 एक्ट के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये मान लीजिए एक महीने के लिए किसी भी टीचर ने पढ़ाने के लिए मना कर दिया था, कहा था कि भैया अगले 6 महीने बाद आप पेपर दो तो हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो मेरे सामने मजबूरी थी, मैं अटेम्प्ट अपना लॉस नहीं कर सकता था, मुझे उसी बार पेपर देने थे, तो मैंने खुद ही बुक खरीदी और खुद ही घर में लग गया पढ़ने। तो मेरे को 1956 के बारे में भी डिटेल में पता है, 2013 के बारे में भी डिटेल में पता है, क्योंकि मैंने दोनों ही एक्ट पढ़े हैं उसी टाइम पर। तो इसलिए मैं कहता हूं मुझसे अच्छी डिटेल में कंपनी कोई नहीं पढ़ा सकता। ऐसा बच्चे भी बोलते हैं और ऐसा मैं भी कहता हूं, भैया आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या मैं बता रहा हूं। खैर, तो 2012 मेरे सामने ही एक्ट आ चुका था, मैंने 2012 में ही पढ़ के पेपर नवंबर 12 में दिए थे पेपर। लेकिन क्या था बेटा, उस टाइम 2012 में एक्ट आया 2012 में, पर आज सब लोग उसको 2013 के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा एक्ट आपका आ चुका है दिसंबर तक। लेकिन कुछ रूल्स, मतलब एक्ट आने के बाद कुछ रूल्स भी आते हैं,
वो रूल्स जो है ना आपके 2013 में आए थे। तो बहुत दिन तक झगड़ा चला कि यार 2012 नाम दे, 2013 नाम दे, एंड में फाइनल हुआ कि भैया ऐसे 2013 ही नाम दे दो। तो तब से इसका नाम क्या पड़ा है, कंपनीज एक्ट 2013। तो भैया 1956 से लेकर 2013 तक पुराना ही एक्ट चलता रहा। बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें क्या जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी ना, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट टी फॉर्मेट वाली, लायबिलिटी इस साइड, एसेट इस साइड, ये सब पढ़ा था ना आपने। बेटा वो पुराना फॉर्मेट है, वो इंडिया में ही चलता है। लेकिन आज की डेट में हमारी इंटरनेशनल अकाउंटिंग चलती है, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया आ चुका है, और इंटरनेशनल लेवल पर बाकी सभी लोग हमारे टी फॉर्मेट वाले बैलेंस शीट के फॉर्मेट को धुतकार दिया करते थे। इसकी वजह से पार्टनरशिप हमारी फॉरेन में जहां डीलिंग नहीं करती है, लेकिन कंपनी सारी की सारी फॉरेन में डील करती हैं। तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 में एक रूल बनाया गया। क्या रूल बनाया गया, आपका पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बदल दिया गया। मतलब वो फॉर्मेट बनाया गया जो इंटरनेशनल लेवल पर काम आए। आपका कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेंज कर दिया गया। मिसलिनियस एक्सपेंसेस के ऐसे कई सारे पॉइंट्स जो बहुत दिक्कत करते थे, मतलब इन सभी चीजों को हमने चेंज करा। मैंने सभी चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये सभी चीजें क्या की गई थी, चेंज करेगी। क्यों चेंज करेगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों को एक साथ आना था, और जिसको हमें यहां इंडिया लेवल के अकाउंटिंग के साथ मर्ज नहीं कर सकते थे। बात कुछ समझ में आती है या नहीं आती। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से हमें 1956 एक्ट को चेंज करके 2013 एक्ट करना पड़ा। बात यहां तक क्लियर होनी चाहिए सभी को। चलिए अब बात ये एक और आती है कि कंपनी अकाउंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। माय डियर, मैंने बताया आपको पार्टनरशिप कम से कम 2 बंदे मिलकर चलाएंगे, पर कंपनी अकाउंट 2013 बोलता है कि आप अगर अकेले हैं तो भी आप कंपनी खोल सकते हैं। मैं पूरा कंपनी अकाउंट पढ़ा रहा हूं तो पूरा लाइन से डिस्कस करूंगा, पर फिलहाल मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं कि पार्टनरशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए क्यों है। और दूसरी बात क्या है बेटा, मैंने बताया आप लोगों को पार्टनरशिप के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर लेवल तक ही काम कर सकता है, लेकिन कंपनी की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो बहुत बड़े लेवल तक काम कर सकता है। और आज की डेट में लोगों के पास पैसा तो बहुत है, तो कोई ये नहीं कहता कि भाई साहब मुझे पार्टनरशिप खुलवा कर दो। सबके सब ये कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाकर कि सर हमें ना कंपनी खुलवा दो। क्यों, हमें कंपनी पे काम करना, हम नहीं चाहते किसी लेवल पर आकर हमें सरकार रोके या कोई और रोके, या मान लो आगे चल के मेरा बिजनेस बढ़े तो मैं खामखा इन झंझटों में पड़ूं। मेरे को तो आज ही कंपनी बना कर दो, पैसा मैं कितना लगेगा मैं बता रहा हूं, बता दो, हम दे रहे हैं आपको। बात समझ में आती है नहीं आती। तो इस वजह से सभी लोग कंपनी के लिए प्रीफर करते हैं, और कंपनी अकेला बंदा भी चला सकता है। ये बात आप भी जानते हैं कि 2 बंदे, भाई भाई की पार्टनरशिप नहीं चली तो अकेले बंदे, मतलब बाकी ये दोनों बंदे जो अलग अलग हैं वो कैसे पार्टनरशिप चला पाएंगे। इसलिए अकेला बंदा कंपनी चलाता है। पार्टनरशिप अकेला बंदा नहीं चला सकता, पर कंपनी अकेला बंदा भी चला सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। तो आपको इसे बहुत ज्यादा क्लियर कर दूं, इसको पढ़ना है तो मेरी वीडियो वही बच्चा देखे जिसको इसको सीखना है। अगर कोई केवल ये सोच के पढ़ रहा है कि मुझे एग्जाम में पास होना, तो भैया मेरी क्लास मत देखना। मैं एग्जाम के रिलेटेड तो बताऊंगा, एग्जाम से रिलेटेड तो कराऊंगा, लेकिन इससे एक्स्ट्रा भी नॉलेज देने वाला हूं, ध्यान रखना। तो मुझसे कोई कमेंट में ये ना बोले कि सर आप ये चीज बता रहे क्या एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। बेटा अगर मुझे एक क्लास फालतू भी लगानी पड़ी ना, मैं लगाऊंगा, पर मैं कराने वाला सब कुछ हूं, जो सिलेबस में है वो भी, और थोड़ा अगर एक्स्ट्रा मुझे लगा कि आपको फ्यूचर में काम आएगा, चाहे वो बीकॉम एमकॉम हो, चाहे आपकी एमबीए हो, चाहे आपकी सीएसीएस हो, मैं उसके अंदर कराने वाला हूं। अभी आपको कंपनी अकाउंट, ज्यादातर कंपनी अकाउंट चीजें मैं ही करा दूंगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। खैर पहले तो देखते हैं कंपनी का मीनिंग क्या है, उसके बाद हम करते हैं कंपनी काम कैसे करती है, कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है, शेयर्स कैसे मार्केट में जाते हैं। शेयर्स का तो सुना ही होगा सभी ने, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स खरीदना बेचना, बेटा सब यहां डिस्कस होगा। शेयर मार्केट के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। तो यहां एक डेफिनेशन है छोटी सी, क्या है मीनिंग, क्या है कंपनी अकाउंट का। इट इज एन एंटिटी। कंपनी का मतलब क्या है, ये एक एंटिटी होती है जो इनकॉर्पोरेट होती है। इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड होना, रजिस्टर होती है बाय ए ग्रुप ऑफ पर्संस, मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस, कई सारे लोगों को एक साथ मिलाकर कंपनी को एक रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि एक अकेला बंदा भी चला सकता है। बेटा मैंने कहा कि एक अकेला बंदा चला सकता है, लेकिन
बहुत सारे बंदे भी चला सकते हैं। मैं अभी पार्टनरशिप का डिस्क्रिप्शन करूंगा कि 1% कंपनी भी होती है, प्राइवेट कंपनी भी होती है, लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी होती है। ये कई कई प्रकार की कंपनियां होती हैं। 1956 एक्ट में 1956 एक्ट में कम से कम 2 बंदे चाहिए होते थे कंपनी खोलने के लिए, लेकिन 2013 एक्ट में एक बंदा भी अलाउ कर दिया, जिसको हमने नाम दिया 1% कंपनी। और इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये बड़े लेवल पर व्यापार थोड़ा कम कर सकता है, कुछ लिमिटेशंस हैं उसकी। हम जब 1% कंपनी पढ़ेंगे तब मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो फिलहाल अपने दिमाग में ये पॉइंट रोक के चलें कि अगर ऐसा कुछ है कि सर ने तो ऐसा बताया था कि एक अकेला बंदा भी चला सकता है, और अब यहां कह रहे हैं ग्रुप ऑफ पर्सन, तो भैया फिलहाल इसको पढ़ें और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने यहां पर ग्रुप ऑफ पर्सन क्यों बोला। तो क्या कहा, दोबारा पढ़ते हैं। इट इज एन एंटिटी, एक एंटिटी है जो रजिस्टर्ड हुई है कहां भला, ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा हुई है अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट बोले तो कंपनीज एक्ट 2013। कौन से एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, और या फिर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या तो 2013 के अंदर या हो सकता है 1956 एक्ट के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। भैया कानून चेंज किया है, सरकार ने चेंज किया है, पर रजिस्ट्रेशन तो 1956 में हो गया था। तो क्या आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें? ना जी ना, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता। बस जो 2013 एक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट है उन्हें फॉलो कर दो और आपका रजिस्ट्रेशन बरकरार रहेगा 1956 एक्ट के हिसाब से ही। ठीक है, तो जो भी कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर या 1956 एक्ट के अंदर या उससे पहले कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई हो, क्योंकि आप जानते हैं 100 साल से कंपनी चल रही है, 150 साल से कंपनियां चल रही हैं। दादा चला रहे थे, फिर परदादा चला रहे थे, फिर दादा चलाने लगे, फिर पापा चलाने लगे, फिर अब हम चलाने लगे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी कई कंपनियां चली आ रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज कब से है? धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट की थी वो, फिर अंबानी साहब आ गए, अब उनके छोरे आ गए, मतलब लड़के जो है वो पढ़ाने लगे, बस सॉरी पढ़ाने लगे मतलब वो कंपनी चलाने लगे। ठीक है, खैर ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। तो इसका मीनिंग क्या है कंपनी का? आपकी एक कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा, या तो इस एक्ट में या इससे पहले किसी एक्ट के अंदर। ठीक है, पर ये डेफिनेशन नहीं है, ये केवल और केवल आपका मीनिंग है कंपनी का। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है डेफिनेशन, मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं यहां पर। क्या? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन विद अ कॉमन सील। बात समझ में आती है? क्या मैंने कहा आपसे? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। क्या है ये वर्ड? आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में तो मैंने आप लोगों के साथ 11th क्लास में डिस्कशन कर रखा था कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं। बेटा कई चीजें आपकी, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कई चीजें कंपनी अपने नाम पर केस कर सकती है, अपने ऊपर केस ले सकती है, पर मालिक से थोड़ी डिफर होती है। जैसे मैं ये कह दूं ये कंपनी है और ये है इसका मालिक, ऑनर। फिलहाल इसको यहां पर शेयर होल्डर बोलते हैं, पर ये कैसे बोलते हैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल समझ लें ये बंदा है, इसने एक कंपनी खोली और इसका मालिक है। आपको पता है, मान लीजिए इसने किसी का मर्डर कर दिया, इसने, मैं कह दूं मिस्टर एक्स है ये, इसने किसी का मर्डर कर दिया, तो पता है केस किसके ऊपर होगा? इसी बंदे के ऊपर हो, कंपनी के ऊपर नहीं होगा। कंपनी बराबर चलती रहेगी। और अगर मान लो कंपनी ने कोई फेक माल सेल किया है, कोई फेक माल सेल किया है और उससे किसी को नुकसान हो गया और उसने कंपनी के ऊपर केस कर दिया, तो माय डियर वो कंपनी के ऊपर केस करेगा, इस बंदे के ऊपर केस नहीं करेगा। मतलब कंपनी के गेट पे ताला लग जाएगा। बात समझ में आती है? और केस कंपनी ही लड़ेगी, कंपनी अपने नाम से केस लड़ेगी, भले उसके वकील अलग हायर करने पड़े, मेहनत यही करेगा सारी, हमें पता है। लेकिन कानून की नजरों में ये जीता जागता एक इंसान है, इसीलिए इसको कहा गया कि भाई कंपनी कौन है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन? कंपनी एक कानून की नजर में एक जीता जागता इंसान है जो अपने नाम पर केस ले भी सकता है और दूसरे के ऊपर केस
कर भी सकता है, मालिकों को कोई नहीं छेड़ने वाला है। मान लो कल को इसने फ्रॉड करा तो भैया मालिक को कोई जेल में नहीं डालेगा, सब लोग इसे कंपनी को बंद कर देंगे, इसके डायरेक्टर्स होंगे, इसके कंपनी में जो काम कर रहे होंगे उन्हें बंद कर देंगे, पर मालिक को कोई नहीं छेड़ेगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, मैंने 11th क्लास में बता रखा था। तो कानून की नजरों में कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे किसने बनाया? हमें किसने बनाया? हमें भगवान ने बनाया, क्रिएटेड बाय गॉड। पर यहां पर कंपनी क्या है? क्रिएटेड बाय लॉ, कानून ने बनाया इसको, ठीक है। ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर मैं अपनी डेफिनेशन की बात करूं, शुभम यादव इज हु इज शुभम यादव? शुभम यादव इज नेचुरल पर्सन क्रिएटेड बाय गॉड। मैं कौन हूं? नेचुरल पर्सन हूं जिसे प्रकृति ने बनाया, और किसने बनाया? ये गॉड ने, ठीक है। तो यहां क्या कहा? ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे किसने बनाया? क्रिएटेड बाय लॉ। हैविंग सेपरेट एंटिटी, भैया इसकी अपनी एक अलग पहचान है, इसकी एक अलग पहचान है। मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये कौन है? अंबानी साहब। बताएं जरा, अंबानी को भले आज जानते हैं कई लोग, लेकिन हो सकता कई अनपढ़ लोग या कहूं बहुत बीहड़ वाले लोग ना जानते हो, पर रिलायंस को सब जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? मैं कहता हूं टाटा का मालिक रतन टाटा है, मैं जानता हूं रतन टाटा है, पर ये बताओ जरा एस्कॉर्ट का मालिक कौन है? पता है क्या आपको? महिंद्रा का मालिक कौन है? पता है क्या आपको? सबको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पर कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता होगा इसके बारे में, कई होंगे, लेकिन उनके बारे में कई सारे लोगों को नहीं पता। अंबानी साहब कुछ ज्यादा ही रईस हो गए इंडिया लेवल पे, रिलायंस बहुत बड़े लेवल पे चल रही है जब से जियो आया और उसने मजा उठा दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं बाकी भी तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों के मालिक के बारे में क्यों नहीं जानते? क्योंकि इन कंपनियों की अपनी अलग एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये इनकी अपनी अलग पहचान है। बात समझ में आती कि नहीं आती? तो क्या पॉइंट है? हमारे कीवर्ड्स हैं, ये ध्यान रखना है। डेफिनेशन है आपकी पूरी डेफिनेशन, एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे और आप ये लिख कर आएंगे कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे किसने बनाया? जिसे लॉ ने बनाया, कानून ने बनाया, जिसकी अपनी अलग एक पहचान है। परपेचुअल सक्सेशन भी है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब पार्टनरशिप में आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी जी? पार्टनरशिप में एक चीज पढ़ी थी, ये पढ़ी थी कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, इन दोनों ने पार्टनरशिप चलाई और कार में जा रहे थे, और मान लो इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और दोनों स्वाहा हो गए, या यूं कह दूं केवल एक स्वाहा हुआ, मिस्टर वाई स्वाहा हो गया, मिस्टर एक्स अब भी जिंदा है। कब पार्टनरशिप खत्म हो गई कि नहीं होगी? क्योंकि पार्टनरशिप कम से कम दो बंदों को मिला के चलती है। पर कंपनी नहीं बंद होती, कंपनी दादा चलाएगा, फिर बेटा चलाएगा, फिर पोता चलाएगा, फिर पोते का पोता चलाएगा, एंड सो ऑन। मतलब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, उसे कभी बंद नहीं किया जाएगा अनटिल और अनलेस आपने कोई इलीगल काम ना किया हो जिससे कंपनी के ऊपर सरकार ने या फिर कोर्ट ने कोई दबाव बनाया और कंपनी बंद करनी पड़ेगी। आपको कंपनी चलाते रहोगे, चलाते रहोगे, चलाते रहोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। बात समझ में आती है? परपेचुअल सक्सेशन मतलब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी और ये चलती रहेगी। इसके बाद एक कॉमन सील। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सील? आपने देखा हो कॉमन सील में क्या होता है कि मोहर, कंपनी की मोहर होती है, हमारे कोचिंग की अपनी अलग मोहर है, वो मोहर क्या कहलाती है? वो आपकी कॉमन सील कहलाती है। बात समझ में आती है? कॉमन सील यूं कह दो कंपनी के साइन है ये। हम लोग कोई काम करते हैं, मैंने काम किया तो मैंने साइन मारे, ये मेरे साइन हो गए, पहचान है, कोई भी देखा कि हाँ ये शुभम सर के साइन है, तो कंपनी के साइन क्या है? कंपनी की मोहर मार दी गई, वो क्या है? कंपनी का साइन, वो आपकी कॉमन सील कहलाती है। कॉमन सील आपकी एक मोहर होती है जो कंपनी के साइन के तौर पे काम करते हैं। कंपनी ने मोहर मारा तो मतलब फाइनल। किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी लेटर पर, किसी भी मीटिंग के लेटर पर, चाहे जनरल मीटिंग के लेटर हो, चाहे कोई सा भी लेटर हो, उसके ऊपर कागज के ऊपर अगर मोहर मार दी कंपनी की, तो किसने इशू किया उसको? उसको कंपनी ने इशू किया। आपने भी देखा होगा कि सॉरी, अगर कोई रिलायंस से आपके पास लेटर आता है या कोई सरकारी विभाग से आपके पास लेटर आता है, उस पर मोहर नहीं होती तो आपको शक हो जाता है कि मोहर तो नहीं है यार कंपनी की, क्या कारण है जो मोहर नहीं है?
बात समझ में आती है कि नहीं आती? मोहर जरूरी है, क्योंकि मोहर होने का मतलब होता है कंपनी ने साइन कर दी है। क्योंकि जब वो जीता जागता एक इंसान है कानून की नजरों में, तो माय डियर साइन भी उसके होने हैं, साइन भी उसके होने हैं। तो हमारे पास क्या क्या वर्ड निकल के आए? हमारे पास निकल के आए एक तो आर्टिफिशियल पर्सन, इसे क्रिएट किया है लॉ ने, सेपरेट एंटिटी है वो परपीचुअल सक्सेशन, और साथ साथ में क्या है? कॉमन सील है। ये है आपका थ्योरेटिकल पार्ट। बात समझ में आ रही है? जिसे हमने कंपनी अकाउंट का बेसिक बोला। न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग शुरू करेंगे बहुत जल्दी, पर फिलहाल धीरे धीरे करके हम थ्योरी कवर करेंगे। मेरे पास अपने खुद के नोट्स हैं, तो भैया आप सभी जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक्ड हैं वो सभी मेरे नोट्स वहां से कलेक्ट कर लें, मैं वहां आपको पीडीएफ में नोट्स दे दूंगा, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास मैं नेक्स्ट क्लास में और थोड़ी सी थ्योरी लेकर आऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि शेयर्स होते क्या हैं। फिलहाल मैंने केवल कंपनी अकाउंट्स की शुरुआत की है, केवल थ्योरी के साथ। हो सकता है कोई बच्चे ये कहें कि समझ में नहीं आया, भैया थ्योरी है, दिक्कत आ सकती है, मानता हूं, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं किया, और जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं गए तो मजा नहीं आएगा। पर शुरू की 2 से 3 क्लास आपकी थ्योरी की होने वाली है। मैं बाकी टीचरों की तरह नहीं थ्योरी स्किप कर दूं और बाई काम करूं। सीबीएसई बोर्ड में 20 नंबर के न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, और भैया सॉरी एमसीक्यूज आ चुके हैं, और आपको एमसीक्यूज तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको थ्योरी के बारे में ज्यादा पता होगा, ठीक है। तो भैया अगर कोई गलती रही तो माफी चाहता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।